हाले नूर, क्या हो गया यार। जरमान उसके करीब हुआ लेकिन उसे हाथ नहीं लगाया, जबकि वो चाहता था वो उसे हाथ थाम कर सहारा दे, जो बुरी तरह बिना आवाज़ के सिसकियों से रो रही थी। लेकिन वो उसे कभी नहीं छूता था, हक ही नहीं था उसके पास कोई। मान मान वो आ गया। नूर चेहरा हाथों में छुपाते रोते हुए बोली तो जरमान माथे पर बल डाले उसे देखने लगा था, खामोशी से रुकी धड़कनों से। उसे जो खदशा लाहक हुआ था वो उसकी शरियानों में शिद्दत से खून दौड़ा गया। कौन? जरमान के पूछने पर नूर चेहरे से हाथ हटाए उसे देखने लगी। अलमीर वजाहत सिकंदर। नूर ने ये लफ्ज़ अदा करते सख्ती से आंखें मीची थी, जबकि जरमान को लगा उसकी रगें फट जाएंगी। वो दांत पर दांत जमाए उसे देखने लगा। तो फिर? जरमान ने उसका चेहरा देखते सवाल किया। धड़कनें रुक रुक कर अपना काम कर रही थी। जरमान को डर था आगे के जुमले सुनते कहीं ये बंद ही ना हो जाए। हम उनसे नफ़रत करते हैं, बहुत नफ़रत, शदीद नफ़रत। नूर नफ़रत से दबी आवाज़ में चीखी थी। तो फिर रो क्यों रही हो? उसे तो आना ही था। फिर इस तरह रोने की वजह? जरमान ने दिल में छुपा सवाल किया तो नूर आंखें साफ कर गई। हाँ, हम जानते थे वो आएंगे, और फिर हम ये भी जानते थे कि हम ऐसे ही रोएंगे जब वो वापस आएंगे। हमारा हर ज़ख्म ताज़ा होगा, हम जानते थे। नूर ने नफ़रत से कहा तो जरमान पुरसोच लहजे में सरस बात में हिला गया। हमने आपसे कहा भी था हमें यहाँ जॉब नहीं करनी, हम कहीं भी कर सकते हैं। हम उन्हें कभी फेस नहीं करना चाहते थे। और वो एक बार फिर हमारे सामने आ खड़े हुए। वो अपना सर थामते रोते हुए बोली तो जरमान उसके करीब हुआ और उसकी ठोड़ी पकड़ते उसका झुका सर उठाया। तो नूर भीगी आंखों से उसे देखने लगी। जरमान को लगा ये आंसुओं से भरी आंखें उसका दिल चीर देंगी। वो लड़की मासूमियत का पैकर थी। उसे नफरत सी हुई थी अलमीर वजाहत से। तुम कमज़ोर नहीं हो सनशाइन, तुमने जो सहा है, अगर कोई और सहता तो दम घुटकर मर जाता। तुमने जो बर्दाश्त किया है, अगर कोई और कर लेता तो आखिर में हराम मौत को गले लगा लेता। लेकिन तुम मजबूत थी, तुम कमज़ोर नहीं थी। तुम नूर हो। कमज़ोर तो हाला वो थी, कमज़ोर तो हाला थी जो मर चुकी है। जो तुम हो वो कोई नहीं हो सकता। जरमान ने उसकी आंखों में देख संजीदा लहजे में कहा तो नूर उसे देखे गई। ये शख्स उसे हमेशा मजबूत करता था। जब भी वो टूट कर बिखरने लगती थी वो उसे सहारा देता था। अगर वो आ गया है तो क्या कर लेगा? उसने जो करना था वो कर चुका है 5 साल पहले। अब वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वही नूर रहो जो तुम हो। वापस उस हाला को जन्म मत देना खुद में। जरमान ने शहादत की उंगली से उसका चेहरा छूते उसके आंसुओं को चेहरे से मिटाया। हाला रोते रोते सरस बात में हिला गई और फिर देखते ही देखते वो सोफे की पुष्ट पर सर गिराए आंखें बंद कर गई। जरमान उसके चेहरे को देखे गया। आंसुओं के मिटे मिटे निशान चेहरे पर टिके थे। आंखों के पपोटे फूल चुके थे। ये लड़की इतनी नाजुक थी कि अगर रोती तो उसे देखकर जरमान का दिल हलक में आ जाया करता। वो यूं ही बैठा बैठा कई लम्हे उसे देखे गया जो शायद रोते रोते अब सो चुकी थी। तुम बहुत हसीन हो सनशाइन, जरमान ने सरगोशी नुमा लहजे में कहा और उसकी लटों को एहतियात से उसके चेहरे से हटाया। उसे जैसे उसकी उंगलियों का लम्स भी उसे नींद से जगा ना दे। मेरे इख्तियार में अगर हो तो तुम्हें गले लगाकर चारों तरफ से अपनी मोहब्बत के हिसार की लकीरें खींच दूं कि कोई दुख तुम्हें छू भी ना सके, कोई गम तुम्हें कभी ना सताए, कि तुम्हारे सारे ख्वाब हकीकत में बदल दूं, कि हमेशा सुबह शाम तुम्हें अपनी मोहब्बत से सजा सकूं। वो फिर से सरगोशी से उसके चेहरे को देखते हुए बोला, वो जिस नज़र से मैं तुम्हें देखता हूँ ना, मैं कभी नहीं चाहता कि तुम्हें उस नज़र से कोई और देखे। मेरी नज़र में तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, सबसे सादा और सबसे हसीन। वो अपनी आंखों में उसके लिए जितनी इज्जत और जितनी मोहब्बत रखता था, हर वक्त ऐसा हो नहीं सकता था कि वो उसकी आंखों से आज तक जान ना सकी हो कि वो मर मिटाए उस लड़की पर। लेकिन शायद वो भी जानकर अनजान बनी फिरती थी, या फिर वो वाकई उस लड़के के दिल की बात से नावाकिफ थी। कौन जानता था। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी और को इतनी हसीन लगो जितनी मुझे लगती हो। काश तुम मेरी नज़रों में उस इज्जत को और उस मोहब्बत को देख सको। काश तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके खुद को मुझे सौंप दो। मैं तुम पर एक आंच भी ना आने दूंगा, इतना संभाल कर रखूंगा तुम्हें। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में कहते कोई दीवाना लग रहा था, हाला नूर का दीवाना। अगर तुम मुझे मिल जाओ तो मैं इन सबको बताऊं। देखो, मोहब्बत किसी नेमत से कम नहीं होती, और इस नेमत की कदर कैसे की जाती है। वो उसे नम आंखों से देखे गया कि
वो उसे नम आंखों से देखे गया कि शायद वो नींद से उठकर उसे देख ले, ऐसे देख ले और उस पर तरस खाकर कह दे कि ज़रमान खान, हाला नूर तुम्हारी हुई। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। उस जवान मर्द की आंखों में आंसू चमक रहे थे, लेकिन वो गहरा सांस लेकर नज़रें फेर कर अपनी आंखें पोंछ गया। फिर पलट कर एक नज़र उसे देखा जो सुकून से आंखें बंद किए सो रही थी। वो नज़रें फिरते लाउंज की लाइट्स ऑफ करता मेन गेट से बाहर निकलते सामने अपने अपार्टमेंट में चला गया। पता नहीं उसके नसीब में क्या लिखा था, लेकिन इतना वो जानता था, ना वो हाला से अपनी कभी दिल की बात कहेगा और ना उसका दोस्ती से मान उठने देगा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि हाला यूसुफ उस पर बेहद भरोसा करती है और इतनी ही नफरत वो लफ्ज़ मोहब्बत से करती है। वो उस दुखों की मारी लड़की को मज़ीद कोई तकलीफ़ या दुख नहीं दे सकता था। यारम उसे घर छोड़ने आया था। गाड़ी से उतरते ज़ैद ने एक तरफ से हनम का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से यारम ने उसका हाथ पकड़ा। वो उसे एहतियात से आहिस्ता से घर तक ले आए। यारम भाई, आप चले जाएं, मैं चली जाऊंगी। पहले ही मेरी वजह से इतनी परेशानी होगी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। आप भी इतना परेशान हुआ है मेरी वजह से। हनम ने परेशान लहजे में कहा। दरअसल परेशान तो वो इस बात पर थी कि आलिया पुप्पो यारम के सामने किसी तरह की कोई बदतमीजी ना करना शुरू कर दें। नहीं हानि, मैं यहाँ तक छोड़ने आया हूँ तो अंदर भी छोड़ आऊँगा, और मैं कोई परेशान नहीं हुआ, बल्कि मेरी तरफ से माजरत कि मेरी पार्टी में तुम्हें चोट लग गई है। आई एम सॉरी, यारम ने शर्मिंदा लहजे में कहा तो हानम माथे पर बल डाले नफ़ी में सर हिलाने लगी। और इतने में ही फुफ्फो आलिया ने दरवाज़ा खोल दिया। आलिया फुफ्फो जो कब से परेशान थी कि ये लड़की और जैद आज अभी तक ऐसे गायब नहीं हुए थे, और ना ही जब कहीं जाते थे तो इतना लेट आते थे। वो तो ये सोच रही थी कि हानम ज़ैद को लेकर भाग गई, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़की इतनी हिम्मत वाली भी हो सकती है। आखिर वो किस बलबूते पर भाग सकती है घर से। यही सब बातें आलिया फुप्पो सोच रही थी जब दरवाज़ा बजा तो वो जल्दी से उठती बाहर को भागी। दरवाज़ा खोलते सामने नज़र पड़ी तो इतने सालों बाद यारम को देख वो हैरान होने लगी, और उसके हाथ में यारम का हाथ देख वो आईब्रा उठाते तंजिया हानम को घूरने लगी। आ गई महारानी गुलछड़े उड़ाकर, और आज तो भाई को भी साथ लेकर गई थी, ऊपर से इसे भी साथ ले आई। यारम घर में कदम रखने ही लगा था जब फुप्पो ने अपने मुंह से जहर उगला, जिसे सुनकर यारम हैरानी से उनकी जुबान दराजी देखने लगा। इतने गलत अल्फाज वो हनम के बारे में कैसे कह सकती थी। यारम को लगा उसके दिमाग की रगें गुस्से से फट जाएंगी। और तुम भाई, तुम कहाँ से आ गए इतने सालों के बाद। उसके हाथ में हाथ डाले। अरे शर्म ना आई तुम्हें इस तरह एक गैर लड़की के हाथ में हाथ डाले घर में घुसते हुए, और वो भी इतनी रात गए। अब की बार फुप्पो का निशाना यारम था। उनकी बातें सुन यारम की आंखें गुस्से की शिद्दत से लाल हुई थी। वो अच्छी तरह से जानती थी यारम और हनम के रिश्ते को, फिर भी वो इस तरह बात कैसे कर सकती थी। खामोश हो जाएं पुप्पो, क्या बोले जा रही हैं आप। मेरे पैर में कांच लग गया था। यारम भाई मुझे घर तक छोड़ने आए हैं, हनम दबे दबे गुस्से में बोली, जबकि यारम का बस नहीं चल रहा था कि सामने खड़ी औरत का गला दबा दे अपने हाथों से। हाँ तो अपनी माँ की तरह रंग रलियाँ मनाने जाएगी तो। आलिया पुप्पो ने इतना ही कहा था कि यारम गुस्से से धड़ा। बकवास बंद करें अपनी। यारम की धाड़ सुनते पुप्पो दरवाजे से 3 कदम दूर हुई, डर कर, जबकि यारम के हाथ में कैद हनम का हाथ भी कँपाया था। आपको पता भी है आप अपनी इस जुबान से क्या कह रही हैं। शर्म नहीं आती आपको किसी पर बहतान लगाते। यारम की धाड़ इतनी तेज़ थी कि फुप्पो की आवाज़ उनके हलक में दब गई थी, जबकि जैद भी डरा सहमा एक तरफ खड़ा हो गया। हनम की आंख से आंसू एक के बाद एक गिर रहे थे। वो शर्मिंदगी से पानी पानी हो गई थी। उसने सब तसव्वुर किया था आलिया पुप्पो से, लेकिन ये सब उसके वहमो गुमान में भी ना था। बहन है वो मेरी, बचपन से इन्हीं हाथों में पली बड़ी है। अब कैसे इस तरह की बकवास कर सकती हैं आप, सब कुछ जानते हुए भी। यारम की धाड़ सुनते आलिया पुप्पो भी शर्मिंदा हुई। वो जानती थी यारम उसे अपनी बहन मानता है, लेकिन अपना गुस्सा उस लड़की पर भी तो उतारना था ना। वो उन्हें बिना बताए इतने वक्त तक गायब जो रही थी। देखो यारम, यह आवारा लड़कियों के चौंचले होते हैं आधी आधी रात तक गायब रहना, और हम एक मुअज़्ज़िज़ ख़ानदान के हैं, मुअज़्ज़िज़ लोगों के बीच रहते हैं। ऐसे अच्छा नहीं लगता कि शरीफ घर की लड़कियां आधी आधी रात को घर वापस आएँ। तो मैं बस इसकी फ़िक्र में कह रही थी। आलिया पुप्पो यारम के रूप और गुस्से को देख इस बार इज्जत और तमीज़ के दायरे में रहकर बोली, यारम भाई रहने दे आप, मैं मैनेज कर लूँगी, काफ़ी रात हो गई है। हानम ने बात संभालते हुए कहा, जबकि यारम का बस नहीं चल रहा था हानम और जैद को यहाँ 1 मिनट ना रुकने दे। यारम ने आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल किया और हानम की तरफ देखा। देखो हानी, कोई परेशानी हो या कोई कुछ कहे तो तुम मुझे फ़ौरन बताओगी। यारम ने खा जाने वाली नज़रों से पुप्पो को एक नज़र देखकर कहा तो आलिया पुप्पो ने थूक निकला था अपना। जी भाई, आप परेशान ना हो, कल मिलते हैं ऑफिस में। हानम ने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आराम करो तुम, कल ऑफिस मत आना।
यारम ने इस बार नर्म लहजे में कहा, नहीं भाई, अगर मुझे तकलीफ़ ना हुई तो मैं आ जाऊंगी। हानम के कहने पर यारम ने सर इस बात में हिलाया और उसके सर पर हाथ रखते जैद के बाल बिगाड़ता हुआ एक गुस्से भरी नज़र आलिया फुप्पो पर डालता चला गया था, जबकि आलिया फुप्पो के जिस्म से सन्नाटे निकलने लगे। ये ऐसा तो नहीं था इतना गुस्सा करने वाला, बल्कि ये तो एक बहुत नर्म मिजाज इंसान था। आलिया फुप्पो खुद से बातें करते हुए बोली तो हानम जो अपने कमरे में जा रही थी रुक कर उन्हें देखने लगी। आपने अपनी बातें देखी हैं, कितनी घटिया होती हैं। ऐसी बातें तो सुनकर मुर्दा भी बोल उठे। हानम गुस्से से कहती अपने कमरे में चली गई थी, जबकि फूफो का बस ना चला, वो उस लड़की के सर पर कुछ दे मारे। वो भी बुड़बुड़ाती अपने कमरे में चली गई। वो उस वक्त अपने कमरे में मौजूद था, रोलिंग चेयर पर बैठा, लाइट्स ऑफ किए, आंखें बंद किए, धीरे धीरे झूल रहा था। जहन की डोरियां 5 साल से बस उन्हीं लफ्ज़ों पर अटकी थीं जो उसने उस दिन कहे थे हाला यूसुफ से। हाला यूसुफ के यूनिवर्सिटी से जाने के बाद वो अपने दिल की मानते कदम उठाते उस तरफ आया जहां वो रोते रोते गिर गई थी। वहीं उस जगह पर अलमीर भी आया था जब वहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उसे हाला यूसुफ का ब्रेसलेट पड़ा मिला था। ये ब्रेसलेट तो हमेशा उसने हाला यूसुफ के हाथ में देखा था। अलमीर ने वो ब्रेसलेट उठाते जेब में रख लिया था और उस दिन से लेकर आज तक वो ब्रेसलेट अपने साथ ही रखता था। वो खुद भी नहीं जानता था वो ऐसा क्यों करता है, लेकिन उसे कभी याद नहीं पड़ा था कि उस ब्रेसलेट को उसने खुद से कभी दूर किया हो। वो हमेशा उसके वॉलेट में या उसकी जेब में हुआ करता था। अभी रोलिंग चेयर पर आंखें बंद किए धीरे धीरे झूलते वो अपनी मुट्ठी में उस ब्रेसलेट को कैद किए हुआ था। आप ऐसे मत कहें प्लीज़, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे, हम सच कह रहे हैं। जहन के पर्दों पर ये अल्फाज गूंजे तो अलमीर ने झटके से अपनी आंखें खोली थी। हम सांवले हैं, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आप प्लीज़ हमारे साथ ये मत करें। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप तो बहुत अच्छे इंसान थे ना। नज़रों के सामने वही रोता हुआ चेहरा, वही तड़प दिखी थी जबकि लफ्ज़ कानों में हथौड़े की तरह पड़ रहे थे कि अलमीर ने घबराते अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। आज उन लफ्ज़ों की तकलीफ़ उसने उस दिन से ज़्यादा महसूस की थी। अलमीर वजाहत सिकंदर को बहुत ज़्यादा महसूस हुई थी उन अल्फाज की तकलीफ़। वो समझ नहीं पा रहा था अपनी कैफियत को, लेकिन उसे ये अंदाज़ा हो रहा था कि उसने हाला यूसुफ के साथ क्या किया था। जो किया था वो ठीक नहीं था। आंखें खोलते वो उस ब्रेसलेट को हाथ में थाम गया। मुझे यकीन है हाला यूसुफ आज भी वैसी ही होगी। वो अपना पहनावा बदल सकती है लेकिन अपनी आदत। ये कहते अलमीर मुस्कुराया था मसरूर सा। तुम्हारा वो डरना, घबराना, शर्माना, मेरा नाम कहते लड़खड़ाना, नज़रें झुकाना, उफ हाला यूसुफ, तुम कोई नशा थी शायद। वो 5 साल से मेरे सर पर सवार थी और अब सामने आकर तुमने मेरे नशे को और बढ़ावा दे दिया और कुछ नहीं। वो मुस्कुराते हुए लफ्ज़ अदा कर रहा था, इस बात से अनजान कि वो तबाही की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है और आज के बाद आने वाला हर दिन उसे हाला यूसुफ के दुखों का हर्जाना भरना होगा। वो मुस्कुराता उस ब्रेसलेट पर होंठ रखते आंखें बंद कर गया था। आधी रात गुजर रही थी कि नूर की आंख आधी रात ही गुजरी थी जब नूर की आंख खुली। उसने चेहरा मोड़ कर इर्द गिर्द देखा लेकिन कोई नहीं था। फिर उसकी सामने टेबल पर नज़र पड़ी जहां 2 चाय के कप रखे थे। धीरे धीरे सब दिमाग में उजागर हुआ तो सब कुछ किसी फिल्म की तरह दिमाग पर चलने लगा। एक आंसू आंख से टूटकर उसकी गोद में रखे हाथों पर गिरा, जिसे वो हाथ की पूंछ से रगड़ती अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर उसने चेंज किया और बिस्तर पर जाकर लेटी, लेकिन नींद अब आंखों से कोसों दूर थी। आसाब पर सदियों जैसी थकन सवार थी, इसलिए आंखें बंद कर गई। वो कमरे में बैठी अपने करदा गुनाह का मातम मना रही थी जब शमा बेगम उसके कमरे में आई। उठो, आपको रुखसत करने का वक्त हो गया। शमा बेगम ने उसका चेहरा देखा जो आंसुओं से भीगा हुआ था। आंखें साकित सी एक जगह को घूर रही थी। शमा बेगम के दिल में सुई सी चुभी थी। जो भी था, उनकी बेटी थी, वो अपनी बेटी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उनका दिल किया काश वो उनकी बेटी ना होती जो उनकी अपनी इज्जत को दागदार कर गई। न जाने उसने और क्या क्या कर दिया होगा उस इंसान की झूठी मोहब्बत में आकर। शमा बेगम ने आंखें सख्ती से मीचते सोचा और अपने आंसू पोंछे थे। हमने कहा है कि उठें और कितना हमारी इज्जत का तमाशा बनाएंगी। शमा बेगम ने तेज़ आवाज़ में कहा तो वो होश में आई और उठ खड़ी हुई। अम्मी हमें माफ़ कर दे। अम्मी हमने हमने कुछ नहीं किया अम्मी।
बस किसी की झूठी दुनिया में खो गए थे, किसी के झूठे लफ्ज़ों पर भरोसा कर लिया। अम्मी हमें माफ़ कर दें, हम पर यकीन करें, हम आपकी बेटी हैं, हम कुछ गलत नहीं कर सकते। शमा बेगम के हाथों को थामते अपनी पाक दामनी की गवाही दे रही थी, जबकि वो गुस्से से उससे अपना हाथ छुड़वा गई। मर गई आपकी अम्मी, आइंदा हम आप पर कभी भरोसा नहीं कर सकेंगे। हाला, आपके अब्बू और हमने बचपन से अपनी बेटियों को एक ही चीज़ सिखाई थी कि मर जाइएगा लेकिन अपनी इज्जत पर समझौता नहीं कीजिएगा। और आपने क्या किया, पूरी यूनिवर्सिटी में अपने झंडे गाड़ कर आ गई। अरे आप पैदा होते ही क्यों ना मर गई, और अगर पैदा हुई थी तो बहुत में मर जाती, और हम यूं सर झुकाकर आज साथ के सामने तो ना खड़े होते ना आपकी वजह से। और हम आसिया भाभी को क्या मुंह दिखाएंगे, वो घर घर हमारी इज्जत के ढंढोरे पीटेंगी। आपने कुछ सोचा भी नहीं, हालांकि आपने क्या कर दिया, क्यों नहीं सोचा आपने ये सब। शमा बेगम उसे झटकते हुए बोली, अब क्या झंझोड़ कर बताना पड़ेगा आपको कि आप बिनते हवा हैं, आप कीमती हैं, आपकी इज्जत कीमती है। और किस तरह से बताते हाला नूर, आपने साबित कर दिया कि लोग बेटियां इसलिए पैदा करने से डरते हैं। चली जाएं यहाँ से, और याद रखिएगा इस घर से मरती उस घर में मरती मर जाइएगा, लेकिन हमारा मान मत टूटने दीजिएगा। इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाइएगा, वरना समझ लीजिएगा कि आपकी माँ भी मर गई। शमा बेगम उसे झिंझोड़ कर बोलते एक झटके में छोड़ गई थी कि वो ज़मीन पर जा गिरी, आंखें स्टिल एक जगह पर जमी थी। क्या उससे वाकई इतना बड़ा गुनाह हो गया था, जितनी बड़ी सज़ा उसकी माँ ने उसे सुनाई थी? हाँ, शायद माँ बाप का भरोसा तोड़ने वाली लड़कियों को ऐसी ही ज़िंदगी जीना पड़ती है, हराम मोहब्बत में पड़ने की यही सज़ा होती है। वो उठ खड़ी हुई थी, जबकि शमा बेगम अब रोते बिस्तर पर ढह सी गई थी। अम्मी आप फिक्र नहीं करें, हम मर जाएंगे लेकिन इस रिश्ते को आखिरी सांस तक निभाएंगे। हम आपसे वादा करते हैं, हमारा जनाजा उसी घर से उठेगा। वो इतना सफाक लफ्ज़ मुँह से अदा कर गई कि शमा बेगम का कलेजा मुँह को आ गया, जबकि वो निढाल सी साकित व जामिद खड़ी थी। कुछ ही देर में वो उस घर से जा चुकी थी। साथ गर्दन अकड़ाकर तंजिया नज़रों से बराबर में बैठी लड़की को देख रहा था, जो अपने हाथों में न जाने क्या घूर घूर कर देख रही थी। जब एक झटके में गाड़ी उसके फ्लैट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी, दरवाज़ा खोलते साथ उसकी तरफ आया और उसे घसीट कर बाहर निकाला, जबकि वो कटी डाल की तरह उसके साथ चल दी। घर में कदम रखते वो मुस्कुराते उसे घसीटता अपनी माँ के कमरे में ले गया, जो बिस्तर पर बैठी थी, बीमार सी, निढाल सी। हाला नूर का हाथ खींचते उसने एक झटके में अपनी माँ के कदमों में उसे फेंका। अरे तू इस लड़की को ब्याह कर ले आया है, जब तुझे पता चल गया था कि ये बद किरदार है तो इसे फेंक कर आता वहीं पर, यहाँ क्यों लाया? आसिया बेगम ने नखवत भरे लहजे में कहा, मुझे झूठा डाल रही थी अपनी माँ के सामने, मुझे रिजेक्ट कर रही थी। ये इसकी इतनी हिम्मत, इसकी शक्ल देखी है आपने? ये मुझे रिजेक्ट करेगी, सारी ज़िंदगी यहीं रखूँगा, इसे इतना तड़पाऊँगा कि भीख मांगेगी इस गुनाह की मुझसे सारी ज़िंदगी भीख मांगेगी उस गुनाह की माफ़ी की मुझसे सारी ज़िंदगी। देखिएगा आप। साथ सोफे पर शान से बैठते हुए बोला तो आसिया बेगम सर नफ़ी में हिला गई। देख बेटा, अब इसे यहाँ ले ही आया है तो ये निभा लेना शादी में अब इसे ले ही आया है तो ये निभा लेना शादी। मैं तुझे बसा हुआ देखना चाहती हूँ, थोड़ा गुस्से पर काबू रखना बेटा तू। आसिया बेगम उसे समझाते हुए बोली, जबकि हाला वहीं ज़मीन पर गिरी उन माँ बेटे की बातें सुनकर ही काँप रही थी। यही तो निभाऊंगा अम्मा, लेकिन सारा गुस्सा भी तो इसी पर उतारूंगा। खड़ी हो, एक कप चाय लेकर आ, मेरे कमरे में पहुंच फौरन। साध उसे झटके से खड़ा करता बोला और खुद अपने कमरे में चला गया, जबकि वो गुमसुम सी वहाँ खड़ी की खड़ी रह गई। कुछ ही देर बाद साध नहाकर फ्रेश होकर अभी बाथरूम से निकला था शायद, शर्ट पहनते वो सुकून से अपने बिस्तर पर लेटा जब वो अंदर चाय लेकर आई। साध ने उसे मुस्कुरा कर देखा, जबकि वो उससे थोड़ा दूर आकर खड़ी हो गई थी। हाथ में थामा हुआ कप कांप रहा था, जिसे देखकर साध गहरा मुस्कुराया। फिर उसका हाथ झटके से खींचा तो चाय का कप हाला के हाथ पर उल्टा। जलन महसूस करते वो उसका हाथ झटकती चीखी, जबकि यहाँ वो साथ जैसे पागल इंसान का दिमाग ख़राब कर गई। ए नाटकबाज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ झटकने की? हाँ। साथ ने उठकर बैठते दोबारा उसका हाथ खींचा तो वो उस पर आ गिरी, जबकि जिस्म पूरा कांप रहा था, कुछ दर्द की शिद्दत में और कुछ उसकी गिरफ्त में। जबकि साथ का तो खून ही खोल गया। उसके बालों को खींचा तो एक दर्द भरी करा उसके होंठों से निकली, छोड़े हमें, हमें दर्द हो रहा है। वो झटपटाने लगी कि साथ ने एक जोरदार बालों को झटका देते उसे छोड़ा तो उस ज़मीन पर जा गिरी। आइंदा मेरा हाथ झटका ना तो यहीं उधेड़ कर रख दूंगा, समझी? चल अब जाकर कपड़े बदल कर।
साथ ने कहा तो हाला उसकी बात का मतलब समझती डबडबाती नज़रों से उसे देखने लगी। जिसे नज़रअंदाज करता वो मुस्कुराया। जाग कपड़े बदल कर आ। साथ की धाड़ पर वो उछल पड़ी थी। कांपते हाथों से कपड़े निकालते वो 20 मिनट लगाकर कपड़े बदल कर बाहर आई तो साथ माथे पर बल डाले उसी को देख रहा था। इधर आ। साथ ने उसे उंगली के इशारे से बुलाया तो वो आंखों में मोटे मोटे आंसू भरती उसे देखने लगी। अगर मैं वहाँ आ गया ना तो तेरी चमड़ी उधेड़ता हुआ लाऊंगा वापस, इसलिए फ़ौरन यहाँ आ जा। वैसे भी इतनी देर से बाहर आते तूने मेरा खून जला जला कर कम कर दिया। साध ने उसे वार्निंग दी तो वो रोती कांपती छोटे छोटे कदम उठाते उसके करीब आई तो वो बिस्तर से टेक लगाते मुस्कुरा कर उसे गहरी नज़रों से देखता, उंगली के इशारे से मज़ीद करीब बुला गया। वो डरती डरती उसके करीब आई तो उसका हाथ खींचते एक झटके से साध ने उसे बिस्तर पर अपने बेइंतहा करीब बिठाया और उसका हाथ थामता अपनी शर्ट पर रख गया। बटन खोल। उसके हाथ के नीचे रखा हाला का हाथ जी जान से कांपा था। वो अब बच्चों की तरह रोते हुए सर नफ़ी में हिलाने लगी। हाँ, हमें माफ़ कर दें प्लीज़, हमें माफ़ कर दें। वो रोते रोते नफ़ी में सर हिलाने लगी तो साथ की आंखों में एक लम्हे में गुस्सा छाया था और गर्दन से उसके बाल मुट्ठी में जकड़े उसने मैंने कहा खोल तो वो मज़ीद रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बटन खोल गई। हम तेरी इस खूबसूरती का तेरी इस खूबसूरती का लोग मजाक ही उड़ा सकते हैं, मोहब्बत तुझसे कोई नहीं कर सकता। साद उसके गालों पर हाथ रखकर पुष्ट फेरते हुए बोला तो हाला सख्ती से आंखें मीच गई। उसे अलमीर के अल्फाज याद आए थे। उसने भी तो यही कहा था कि उसकी सूरत मोहब्बत करने के लिए नहीं बनी। मुझसे धोखेबाजी की तूने और मुझसे धोखे का अंजाम अब तू सारी ज़िंदगी भुगतेगी। तुझे अच्छी तरह बताऊंगा कि एक बदकिरदार लड़की की ज़िंदगी कैसी होती है। वो उसे एक झटके से बिस्तर पर गिराते उस पर हावी हुआ और फिर उस पर तरह तरह के तशद्दुद करने लगा कि उस नाजुक लड़की की रूह तक कांप गई। शाम से रात और रात से अगला दिन शुरू होने को था, लेकिन उसने रहम नहीं खाया था। फिर फजर की अजानों में वो उसे खुद से दूर झटकते औंधे मुंह सो गया था। हाला नूर उस वहशी दरिंदे को बर्दाश्त ना करते हुए बेहोश हो चुकी थी, जबकि उसकी कुर्बत में हाला नूर ने उस शख्स से भी ज़्यादा अलमीर सिकंदर से नफरत की थी, बेइंतहा नफरत।